water in the river erodes the landscape. Okay, running water जो होता है वो क्या करता है, landscape. Next, when the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it form a waterfall. जब बहुत ही तेजी से रिवर बह रही होती है एक एंगल पे जब वो गिरती है, ठीक है, हार्ड रॉक्स यानी कि चट्टानों में, और अ डाउन ऑफ अ स्टीप वैली के नीचे जब वो गिरती है एक एंगल पे, तो वो क्या फॉर्म करती है, वाटरफॉल. एज द रिवर एंटर द प्लेन, जब वो प्लेन में एंटर करती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज meanders. Look this picture. जब प्लेन में आती है रिवर तो काफ़ी टर्न्स और ट्विस्ट इस तरह से फ्लो करती है. तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो साइड में इरोजन होता है वो क्या होता है, वहाँ उससे क्या बनाती है, मिएंडर. ओके, मिएंडर बनाती है जब वो काफ़ी ट्विस्ट होके टर्न होके प्लेन्स में इधर उधर बहती है. ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन से एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द meander, ऑक्सबो लेक इज क्रिएटेड ओवर टाइम. लोग जब meanders से ऐसे फ्लो करती है रिवर तो कंटिन्यूस में इरोजन और डिपोजिशन होता है. इससे क्या होता है कि एक अलग से कुछ जो रिवर का पार्ट होता है वो उस रिवर के फ्लो से अलग हो जाता है, तो वो वहाँ पे क्या बनाता है, ऑक्सबो लेक बनाता है. तो ये क्या होता है, ये बेसिकली उसी रिवर का ही पार्ट होता है जो उस रिवर से अलग हो गया होता है, तो उससे क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक. ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो एक रिवर से अलग हुआ पार्ट है यही क्या है, ऑक्सबो लेक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स इट लीड्स टू द फ्लोडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज. जब ओवरफ्लो होती है तो नेबरिंग एरिया में क्या करती है, वो फ्लडिंग होती है यानी कि बाढ़ आ जाती है. द फ्लडिंग रिजल्ट्स इज डिपोजिशन ऑफ लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स. जो इसका फ्लोडिंग होती है जब बाढ़ आती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होती है, जो फाइन लेयर्स होती हैं, जो एक फाइन लेयर्स होती है, फाइन सॉइल होती है, उनकी जो लेयर्स होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन होता है. ठीक है, और इससे अदर मटेरियल जिन्हें हम सेडिमेंट्स बोलते हैं वो क्या होते हैं, उसके थ्रू किनारे 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 उस रिवर के इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन. तो जो इकट्ठे हुए एरियाज होते हैं जहाँ पे ये सेडिमेंट्स और फाइन सॉइल इकट्ठा हो जाती है तो वहाँ पे रिवर क्या बनाती है, एक फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन बनाती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ होती है जहाँ पर खेती अच्छे से हो सकती है, तो ऐसा एक प्लेन वो बनाती है. द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लिवीज. तो जो ये उठे हुए ये जो फ्लैट जो प्लेन्स बनते हैं, जो किनारे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लेवीज बोलते हैं. एज द रिवर अप्रोचेस द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप. जब रिवर सी में मिलने वाली होती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड जो होती है, वाटर फ्लोइंग की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वो घट जाती है, और रिवर क्या होती है, बिगिन टू ब्रेकअप, यानी कि अलग अलग उसमें पार्ट में ब्रेक होने लगती है. द ब्रेकिंग ऑफ रिवर इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. जो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स होती हैं रिवर की वो क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज में ब्रेक होने लगती हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मेन रिवर है, मेन रिवर आई, ये सी है, ये पोर्शन पूरा सी का है. ओके, तो इसमें मिलने से पहले
ये क्या हुआ, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो गई। इन डिस्ट्रीब्यूटरीज को क्या बोलते हैं, द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। तो जब एकदम किनारे ये मिलने वाली होती हैं तो ये क्या करती हैं, ये अपने जो भी लाए हुए चीज़ें होती हैं, जो भी इसने सेडिमेंट्स वगैरह अपने साथ लाती है, वो क्या होता है, वो यहाँ पे इनके किनारों पर छूटने लगता है। यहाँ हम देखेंगे ना बीच बीच में ये जो है सारी चीज़ों को ये छोड़ते हुए चलती है। क्यों, क्योंकि इसका जो फ्लो होता है वाटर फ्लोइंग का वो काफ़ी स्लो हो जाता है, स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये इस तरह से छोड़ते हुए कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो जाती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ। यहाँ पर हम देखेंगे सारी डिस्ट्रीब्यूटरी, देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर ये इस तरह से जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरी है ये क्या होती है, इट्स क्रिएट इट्स ओन माउथ। और द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म डेल्टा। तो ये जो भी यहाँ पर ये बनाती है, कलेक्शन जो करती है सारे सेडिमेंट्स का, ये इससे क्या क्रिएट होता है, डेल्टा क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट इज वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का काम क्या होता है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स। इससे क्या क्रिएट होता है, कोस्टल लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, जहाँ से हम अपना ट्रेड वगैरह करते हैं। ठीक है, सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। कंटिन्यू क्या होती है सी वेव्स, ये स्ट्राइक करती हैं यानी कि ठोकर मारती है किस पे, रॉक्स पे, जो उसके किनारे रॉक्स होते हैं। तो उनसे क्या होता है कि क्रैक्स डेवलप एंड विथ दे बिकम लार्ज। जो उनसे क्रैक डेवलप होते हैं तो वो काफ़ी धीरे धीरे जब उसमें ठोकर लगती है तो वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, एंड वाइडर, और काफ़ी चौड़े भी हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस बना देती है। दस हॉलो लाइक केव्स, किस तरह से ये दिखने लगती हैं, केव्स की तरह से, आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स विच आर कॉल्ड सी केव्स। इनसे जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो काफ़ी बड़े और चौड़े होते हैं, ये एकदम केव्स की तरह लगते हैं, जो कहाँ पे फॉर्म होता है, रॉक्स में, यानी कि जो भी चट्टान होती है उसी में। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सी केव्स। क्यों, क्योंकि सी के थ्रू जो है फॉर्म होती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ओवर टाइम दीज cavities become bigger and bigger. Only the roof of the caves remain, which result is formation of sea arcs. क्या होता है कि जब ये और बड़ी होती जाती हैं, कंटिन्यूस में टक्कर हो रही है, टकराहट हो रही है, सी जो आके उसमें अपने स्ट्राइक कर रही है, तो उससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि सिर्फ उसमें रूफ बचती है, यानी कि नीचे का पूरा एरिया ओपन हो जाता है। ठीक है, पूरे एरिया का डिपोजिशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि सिर्फ उसकी रूफ बचती है केव की। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सी आर्क्स। आगे हम अभी इसका भी फिगर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। इसके बाद जब इरोजन होता है तो क्या होता है कि जो बची हुई रूफ है वो भी हट जाती है और वो भी टूट जाती है। फिर क्या बचती है, केवल साइड के दो वॉल बचते हैं। दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। इन्हें क्या बोलते हैं, स्टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, हियर इज द पिक्चर। यहाँ क्या है कि ये देखिए सी है, ये रॉक है, इसमें कंटिन्यू जब सी वाटर स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर एक केव शेप में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सी केव। जब ये कंटिन्यू इसमें स्ट्राइक होता है तो एक हॉलो सा बन जाता है। ओके, सिर्फ रूफ बचती है उस रॉक की, बाकी पूरा ये बीच से ओपन हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, सी आर्क बोलते हैं। रैदर जब इरोजन होता है तो यहाँ पर सिर्फ इधर एक वॉल बची है और एक इधर वॉल है, बीच का पूरा एरिया ओपन हो गया है, खुल गया है। और ऊपर भी हम देखेंगे तो ऊपर भी जो रॉक थी वो भी ब्रेक हो गई है, यानी कि जो
उसकी रूफ थी वो भी ब्रेक हो गई है। तो अब जो इस बने हुए एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्टैक। ओके, नेक्स्ट इज द स्टीप रॉकी coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff। sea cliff क्या होती है कि जो स्टीप रॉकी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, वर्टिकली होती है। हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, एकदम वर्टिकल है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स along the source forming beaches। तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कहाँ पर फॉर्म्ड हो जाते हैं, वो जो सी बीच होते हैं वहाँ पे उनका फॉर्मेशन हो जाता है, जो भी इसके थ्रू सी वेव्स के थ्रू आई होती हैं। ठीक, द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क ऑफ आइस। आइस का क्या वर्क होता है उसे हम समझेंगे। अ ग्लेशियर इज अ लार्ज मास ऑफ आइस continuously moving over land surface which to erode the landscape by bulging soil and stones to expose the soil rock below। यहाँ पे हम देखेंगे ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर किस चीज़ से फॉर्म होता है, ये मेनली फॉर्म्ड होता है थ्रू द आइस, जहाँ पर भी टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर। तो ग्लेशियर इज अ लार्ज मास ऑफ आइस, काफ़ी ज़्यादा लार्ज मास होता है आइस का, बहुत ज़्यादा आइस जहाँ पर कलेक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर हम पिक्चर में देख रहे हैं कि हर तरफ आइस है। तो ये सारे क्या होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। ठीक, कंटिन्यूसली मूविंग ओवर लैंड सरफेस, लैंड सरफेस पे मूव कर रही होती हैं, विच टू इरोड द लैंडस्केप। काफ़ी ज़्यादा इनसे क्या होता है, लैंडस्केप होता है, क्योंकि कंटिन्यू ये क्या होती हैं, मूव कर रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, स्टोन्स के थ्रू, सॉइल के थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा इनमें मूवमेंट होता है। तो ये क्या होती हैं कि ये सॉइल रॉक से नीचे आ जाती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर है, फिर नीचे धीरे 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 ये स्लाइड करते हुए नीचे की ओर आ रही है। तो ये मूव कर रही है यहाँ पर सॉइल और जो भी रॉक्स होते हैं उनके थ्रू, जो भी स्टोन्स होते हैं उनको अपने साथ लेके नीचे की ओर मूव कर रही होती है। और ये होता क्या है ग्लेशियर, ये होता है अ लार्ज नंबर ऑफ आइस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लेशियर्स carve out deep hollows as the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lake in the mountains। तो क्योंकि ये माउंटेन्स के बीच से आ रही होती हैं, तो जब नीचे की तरफ आती हैं और टेम्परेचर हाई होता है, बेसिकली हमें सबको पता है कि आइस कब मेल्ट होती है, जब टेम्परेचर हाई होता है। तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये मेल्ट होती हैं और मेल्ट होके एक जगह माउंटेन्स के बीच में कलेक्ट हो जाती हैं। माउंटेन्स है, माउंटेन्स के बीच में ये क्या होती हैं, आके कलेक्ट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर के फॉर्म में ये कलेक्ट हो जाती हैं। तो जब वाटर के फॉर्म में ये कलेक्ट हो जाती हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, ये क्या बनाती हैं, लेक। ब्यूटीफुल लेक का ये निर्माण करती हैं, यानी कि ब्यूटीफुल लेक इनसे बनता है। मेल्ट वाटर हो जाता है, ये आइस मेल्ट हो जाती है, तो वहाँ पर जो भी माउंटेन्स के बीच में कलेक्ट हो जाता है वाटर, उसे क्या बोलते हैं, लेक। ठीक है, द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, sand and silt gets deposited. These deposit from glacier moraines। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि जब ऊपर आइस, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे ऊपर की तरफ, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। तो जब ऊपर है तो टेम्परेचर डाउन है, ये आइस के फॉर्म में है। जैसे जैसे ये नीचे की ओर फ्लो करेगी तो नीचे क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। जब सरफेस पे आएगी तो टेम्परेचर हाई होगा और ये माउंटेन्स के बीच में मेल्ट होने लगेगी। तो जब आइस मेल्ट होगी, एक जगह कलेक्ट हो जाएगी, तो उनसे क्या बनेगा, लेक। और ये अपने साथ उन लेक में क्या लेके आती हैं, सेडिमेंट्स वगैरह कैरी करके लाती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
वर्क ऑफ विंड। हवा के क्या क्या काम है, तो इसको हम समझेंगे डेजर्ट में कैसे होता है। तो एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। ठीक, एक्टिव एजेंट जो होता है डेजर्ट में, जो भी इरोजन और डिपोजिशन के लिए जरूरी होता है, वो क्या होता है, विंड होता है। वहां पे इसी के थ्रू सबसे ज्यादा इरोजन और डिपोजिशन होता है। इन डेजर्ट रॉक्स आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ अ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। जो डेजर्ट में बेसिकली रॉक्स बनते हैं वो सैंड से ही बने होते हैं। तो वो किस शेप में होते हैं, मशरूम के शेप में होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स। ऐसा होता क्यों है, देखते हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। तो इस फॉर्म में बनते हैं लगभग। वो क्यों, क्योंकि जो विंड होती है वो नीचे के जो सैंड होता है, लोअर सेक्शन जो होता है इसका, वहां से ये इरोजन उसमें ज्यादा होता है कंपेयर टू अपर पार्ट। अपर पार्ट से कंपेयर करेंगे तो लोअर पार्ट में ज्यादा इरोजन होता है, तो नीचे की जो सैंड होती है वो हट जाती है और ऊपर के कंपैरिजन में नीचे की सैंड ज्यादा हट जाती है। तो वो जो शेप बनता है वो बन जाता है मशरूम के शेप का। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स बोलते हैं। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। तो यहाँ पर नैरो बेस हो जाता है ये, और टॉप जो होता है वो क्या होता है, वाइडर हो जाता है। तो इसका शेप मशरूम के शेप में हो जाता है, इसीलिए हम इसे मशरूम रॉक्स बोलते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब भी हवा बहती है, विंड ब्लोज, ये क्या करती है कि जो सैंड होती है उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। ठीक है, क्योंकि सैंड फ्री होती है, वो हल्की भी होती है, तो वो विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाती है। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। एक जगह से गई विंड के थ्रू सैंड, जब विंड ब्लो हो रही है, और जब विंड स्लो होती है या फिर रुकती है तो वो लाए हुए सैंड को उसी जगह पर छोड़ देती है। उसके छोड़ने से क्या होता है कि एक लो हिल स्ट्रक्चर बनता है, एक लो हिल स्ट्रक्चर वहां पर बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि वो नीचे के से लाई सैंड को उड़ाकर विंड, और जहां पर वो स्लो हुई या फिर जहां पर वो रुकी वहां पर उसने क्या किया कि उन सारी सैंड को छोड़ दिया। तो वहां पर क्या होता है, एक लो हिल स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि नीचे के कंपैरिजन में वो पोर्शन क्या होता है, काफी उठ जाता है। तो वो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। जब जो सैंड के ग्रेन्स होते हैं वो काफी हल्के और काफी फाइन होते हैं, तो वो क्या होता है कि विंड उनको काफी दूर तक जो है वो कैरी कर पाती है। ठीक है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको कैरी कर सकती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज कॉल्ड लोएस। लोएस बोलते हैं किसे, जब इस तरह के जो हल्के सैंड होते हैं और फाइन होती हैं, लाइट होते हैं, तो विंड उन्हें क्या करती है, वो काफी दूर तक कैरी कर सकती है, काफी दूर तक कैरी कर पाती है उसे। तो जब इनको डिपॉजिट करती है तो एक काफी लंबे, काफी लार्ज एरिया में इसे डिपॉजिट कर देती है, काफी दूर तक ये एक एरिया कवर कर लेता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, लोएस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं, नीचे का पोर्शन देखिए, यहाँ पर सैंड कम है। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि नीचे के एरिया में ज़्यादा इरोजन होता है कंपेयर टू अपर पार्ट। ठीक है, और जब ये काफ़ी बड़े एरिया में ये फैल जाता है, काफ़ी जब सैंड काफ़ी लाइट और फाइन होती है तो ये काफ़ी बड़े एरिया में डिपॉजिट हो जाती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, लोएस बोलते हैं। ओके, सो दिस वाज योर थर्ड चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड।
So we'll meet with the next chapter in the next video. Till then, have a good day.